हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हमारा न्यू यूनिट है, यूनिट 5, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन। आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट्स में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे नेचर, स्कोप, एवोल्यूशन इंटरनेशनल रिलेशन के, और साथ में इंपॉर्टेंस जो टर्म्स है इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ होती है उसको पढ़ेंगे, और साथ में की थिंकर्स और बुक्स कोटेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। वन बाई वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन इज सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग्स सॉवरेन स्टेट एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स लाइक IGO, NGO, MNC एंड इंडिविजुअल। हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सोशल रिलेशन को स्टडीज करता है, जो वार हो या पीस, डिप्लोमेसी हो या ट्रेड। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं इंटरनेशनल एक ऐसा होता है जिसमें क्या करें, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ तजारत करती है, ट्रेड करती है, और उसके बाद क्या करती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीज का पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, सोशल रिलेशन हो गया, तो उसको क्या करती है, अपलिफ्ट करने की कोशिश करती है। और इसमें बहुत से जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आप देख सकते हैं NGO हो गया, MNC हो गया, IG हो गया, और इंडिविजुअल ग्रुप्स के अलावा भी बहुत से होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इंटरनेशनल रिलेशन होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जैसे हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में जैसे ताऊ हो गए, चाचू हो गए, मामू हो गए, मामी हो गए, तो आप ये देखें इनके भी साथ हमारा रिलेशन होता है। तो ऐसे ही अगर हम इंटर बात करें कंट्रीज़ की, तो कंट्रीज़ में भी होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डिपेंडेंट होती है कि फॉर ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटिकल के लिए। तो सिंपल मीनिंग ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है कि हम किस किस कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, चाहे वो गुड्स में आए चाहे वो बैड में। ठीक, अगर हम नेचर्स की बात करें कि इसका मतलब नेचर क्या है, इसका ज़रिया क्या है इसका, तो इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, कंबाइंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड सोशियोलॉजी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में इसमें यह सभी सब्जेक्ट तो मिलकर काम करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, सोशियोलॉजी हो गए। जैसे वार को समझने के लिए हिस्ट्री, डिप्लोमेसी के समझने के लिए लॉ। तो आप ऐसे समझे कि हर सब्जेक्ट हर चीज़ के लिए आपको अलग से बताया जाएगा कि इसको ऐसे किया जाता है। और उसके बाद सबसे नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें देख सकते हैं स्टेट सेंट्रिक इवॉल्विंग। इसका ये है कि पहले सिर्फ स्टेट कंट्रीज फोकस, स्टेट मीन्स आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, स्टेट मीन्स कंट्री। ठीक, तो इसमें आप ये देख सकते हैं जैसे NGO हो गया, MNC हो गया, टेरर ग्रुप हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसमें, स्टेट इवॉल्विंग में। ठीक, और उसके बाद पावर और डेटी की डिसिप्लिन की बात करें, इसमें ये कहा गया था पावर और नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करता है। हम नेक्स्ट जस्ट पढ़ेंगे रिलीजम, आइडियलिज्म। तो इसमें हम देखेंगे जैसे रिलीजम ये कहता है कि सर्वाइवल इसकी। ठीक, और अनार्चियल वर्ल्ड ऑर्डर्स में नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम इज एनर्जी, स्टेट खुद अपने प्रोटेक्टर होती है। ठीक, अगर हम स्कोप्स की बात करें, स्कोप्स की बात होती है कि कैसे उस चीज़ में कैसे स्कोप, जैसे हम किसी सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये रहता है कि अगर हम PhD करेंगे जैसे इंटरनेशनल रिलेशन या किसी साउथ एशिया में, जैसे हम अपना सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, तो हमारा मेन ये होता है ना कि अगर हम वहाँ पर चीज़ जाएंगे तो हमारा स्कोप क्या, हमारा बेनिफिट क्या होगा। तो यही चीज़ होती है कि इसमें देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा स्कोप क्या, हम क्या कवर करते हैं। सबसे पहले जो है फॉरेन पॉलिसी को करते हैं, जिसमें हम देश और एक्सटर्नल बिहेवियर की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी की बात हो रही है। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें, रूल्स अमंग स्टेट की, इसमें जिनेवा कन्वेंशन की बात हो रही है। अगर डिप्लोमेसी की बात करें, इसमें डिप्लोमेसी पीस नेगोशिएशन की बात हो रही है, जिसमें UN समिट की बात हो रही है। अगर सिक्योरिटी स्टडीज़ की बात करें, इसमें वार, आर्म्स और टेररिज्म की बात हो रही है, जिसमें आप बता सकते हैं जैसे NTO, नेटो हो गया, न्यूक्लियर पॉलिसी। जैसे नेटो हो गया कि एक मतलब एक मिल के ग्रुप बना हुआ है, जिसमें क्या कर सकते हैं कि अगर एक कंट्री के ऊपर कोई मतलब कंट्री हमला करती है तो पूरा जो वो ग्रुप है उसके ऊपर पूरी कंट्रीज़ के ऊपर हमला करेगा, मिलजुल के काम करना। ठीक, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें ग्लोबल की बात हो रही है, इसमें UN, WTO और WHO की बात हो रही है। ग्लोबल इशू की बात हो रही है, इसमें ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट पैंडेमिक की बात हो रही है, जिसमें आप देख सकते कोविड-19 के टाइम पे, कोऑपरेशन के टाइम से कैसे कंट्रीज ने मिलकर काम किया था। अगर हम सिंपली समरी की बात करें, IR का स्कोप और डिप्लोमेसी नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड, टेररिज्म जैसे
नए टॉपिक्स को भी कवर करता है। तो मतलब इसका ये मेन मकसद यही था कि इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप का कि हमें हर अपनी कंट्रीज़ को एक अपलिफ्ट बनाना, ग्रो करना है, जिससे क्या होगा, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक राइज होगी और उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी, वो भी ठीक होगी। और सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के मतलब हिस्ट्री क्या है, कि मतलब कहाँ से स्टार्ट हो। सबसे पहले जो था क्लासिकल पीरियड हुआ था 1648 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। इसमें जो था स्टेट सॉवरेंटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 1850 में कांग्रेस ऑफ वीना की बात हो रही थी, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम की बात हो रही थी। अगर फेज सेकंड की बात करें, इसमें बर्थ ऑफ आईआर की बात हो रही है। डिसिप्लिन 1990 की बात हो रही थी, इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात थी, उसमें लीग ऑफ नेशन जो एस्टैब्लिश हुआ था। अगर हम थर्ड की बात करें, फेज थर्ड की बात करें, इसमें रिलीज टर्म की बात हुई थी, जिसमें 1939 से 1945 की बात हुई थी। इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड जो प्रूव्ड हुआ था, लीग वीक्स की राइज ऑफ रिलीजन की बात हो रही थी। इसमें फोकस जो था वो पावर के ऊपर था, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर था, और हेंस मैग्नेथो की बात हुई थी। अगर फोर्थ फेज की बात करें, इसमें 1947 से 1991 में इसमें कोल्ड वार की बात हुई थी। इसमें बाइपोलर वर्ल्ड हुआ था, यूएसए एंड यूएसआर। आपको पता है कि जैसे कोल्ड वार स्टार्ट हुआ तो इसमें दो कंट्रीज को मतलब डिवाइड कर दिया था, क्लास मतलब सोशलिस्ट एंड कैपिटलिज्म। इसमें यह था कि सोशलिज्म में आ गया था यूएसएसआर, और उसके बाद कैपिटलिज्म में आ गया था यूएसए। तो इसमें आर्म और रेस की बात आ रही थी, इसमें अलायंस, और उसके बाद वार्स की बात हो, रिलीजन में था एमरजेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म की बात। अगर फिफ्थ की बात करें तो इसमें पोस्ट कोल्ड वार की बात हो रही थी 2001 की, और उसके बाद सिक्स की बात करें ग्लोबल टेररिज्म की बात हो रही थी, और सेवन्थ में कोल्ड वार कोविड-19 जो 2020 की बात हो रही थी। ठीक है। अगर हम देखा जाए कि थिंकर्स और बुक्स का हम सिंपली करते हैं, इसमें क्या कहा गया था। सबसे पहले जो हेंस मैग्नेथो थे, उनके जो स्कूल ऑफ थॉट था वो रियलिज्म था, और उनकी बुक्स कौन सी थी, आप ये देख सकते हैं। पॉलिटिक्स अमोंग नेशन 1949 में इनका आइडिया क्या था, ए पावर्स इज द करेंसीज ऑफ अफायर्स। और कैनेट वेल्स की बात करें, इन्होंने न्यू रियलिज्म की बात करी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में, और स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम मैटर की बात हुई, और हेल्डी बुल की बात हुई थी। इन कौन से स्कूल ऑफ थॉट से, इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट से, और अनार्चिज्म सोसाइटी की बात हुई थी, और 1977 में हुई थी। और आर्डर विदाउट गवर्नमेंट्स की बात हुई। और एक्सलेंटर की बात करें तो कंजर्वेटिज्म की बात हो रही थी, जिसमें सोशल थ्योरीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और 1999 में अनार्चिज्म इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। उसके बाद फ्रेंसिस की बात हो रही थी, इसमें लिबरलिज्म एंड ऑफ हिस्ट्रीज, और 1992 में आई थी, और इसमें जो था आइडिया क्या था, लिबरल्स डेमोक्रेसी फाइनल फॉर्म्स। और अगर मैं देखें हंटिंग की बात है, सिम्यूल हंटिंग की बात करें, इसकी को स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था, क्लैश थ्योरीज। और उसके बाद बुक्स कौन सी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और 1996 में फ्यूचर वार्स और कल्चर की बात हुई थी। ठीक। और जोसेफ नाइस की जो बुक्स थी लिबरलिज्म, जिसमें हाई स्कूल ऑफ थॉट तो जो था लिबरलिज्म था, और बुक्स जो थी सॉफ्ट पावर थी, 2004 में आई थी, और इसका आइडिया क्या था, पावर कल्चर्स नॉट फोर्स। तो आप इन बुक्स को क्या कर सकते हैं, नाम्स और बुक्स और डेट्स ये याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसके कंसेप्ट क्या, जैसे रिलीजन जो था वो किसके ऊपर था। जैसे हम रियल एग्जांपल की बात करें, रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है। अगर लिबरलिज्म की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात हो रही है, और उसके बाद कंजर्वेटिज्म की बात करें तो इंडिया आइडेंटिफाई ए पीसफुल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। और इंग्लिश स्कूल की बात करें तो रोल ऑफ यूएन मेंटेनिंग्स ऑर्डर की बात हो रही है। अगर सॉफ्ट पावर की बात करें, कोरिया जो है एक्सप्लॉइट कर रहा था, पॉप यूएस एक्सप्लोटिंग हॉलीवुड। ठीक। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, वो ई वी ली यूएन कोल्ड यूनियन टेरर कोविड। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि वाई इंटरनेशनल रिलेशन जो था, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब के किसी के साथ स्टेट के साथ सिटीजन होती है, कोई भी स्टेट के अकेला नहीं जाता, सभी स्टेट के आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले ये होता है ना कि स्टेट जो है इंटरनेशनल, हम स्टडीज़ इंटरनेशनल को करते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या है। तो ये है कि आप देखिए कि कोई भी बंदा होगा तो वो किसी कंट्रीज़ के साथ बिलोंग करता होगा, वो किसी की मतलब कास्टिज्म से या किसी चीज़ से वो बिलोंग करता है। तो ऐसा क्या ज़रूरत है कि वो मतलब इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़ के से रब्ता करता है। सबसे पहला ये होता है कि वो कभी वो ट्रेड के रूप में करेगा, कभी वार्स के रूप में करेगा, और कभी कॉपरेशन के फॉर्म में करता है। जैसे देखिए हर इंसान को ज़रूरत होती है, तो जैसे देखिए एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करती है, ट्रेड पे डिपेंड करती है। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे वार करती है तो वो क्या करेगी, उसका हेल्प करेगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जैसे रिसेंटली जो अटैक हुआ था, तो आप वार कह सकते हैं, तो उसमें ये हुआ था कि जैसे देखिए इंडिया का जो
बाहर की कंट्री जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, और उसके बाद अदर कंट्रीज़ के साथ भी उन्होंने नेगोशिएट किया था। बात ये थी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो था, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, उनके साथ बाहर हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन का ये मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ मतलब कुछ कर रही है, अगर गलत हो रहा है तो वो क्या करेगी, हेल्पफुल करेगी, ठीक है। तो कभी ये हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन किसी को ट्रेड के ऊपर बात करता था और वार के ऊपर बात करता था, और कभी कभी करप्शन कोऑपरेशन के ऊपर फॉर्म भी करता था। जब स्टेट आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इसका असर लोगों का जीवन पर असर पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके ऊपर डायलॉग होते हैं, उसके ऊपर सबमिट होती है, तो लोगों का जीवन जो होता है उसके ऊपर काम करती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या सिक्योरिटी के ऊपर बात करें। और हम देखा जाए कि आईआर का काम क्या है, आईआर का काम यही है कि इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, कंट्रीज़ के साथ, और कैसे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। जैसे देखिए, हम किसी शादी में जाते हैं या हम रिश्ता करने जाते हैं किसी का, तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी के घर जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम कैसे उनसे इंटरेक्ट करें, कैसे उनसे बातचीत करें। जब बातचीत स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम खुल के एक दूसरे से अपनी मतलब प्रॉब्लम शेयर, अपनी जो भी बातें होती है शेयर करते हैं। हम नए नए दोस्त बंदे मिलते हैं तो आपस में इंटरेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम इंटरेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं, मतलब वो सही हो जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में होता है, जब इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, हमने ऊपर पढ़ लिया था, हम नीचे देखते हैं। अब अलग से एक प्राइमेटिव फेज था, इसमें ट्राइबल लाइफ की बात हुई थी। शुरुआत में हम देखा जाए कि आदमी जो हंटर गैदर था, घूमने मतलब नॉर्मेटिक लाइफ जीता था, एग्रीकल्चर एनिमल के बेस में डोमेस्टिक के बाद मतलब सेटल होता था। उसके बाद जहाँ रिवर्स वहाँ सोसाइटी बढ़ी, जहाँ मतलब जहाँ पे लोग रहते वहाँ वहाँ वह ग्रेजुएटी जो थी मतलब सोसाइटी बनना स्टार्ट हुई। और रिवर्स सिविलाइजेशन की बात करें, इन दिस वैली सिविलाइजेशन हो गया था। उसके बाद अथॉरिटी और लीडर की बात है, और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात करें, ट्राइबल्स जो थे आपस में कन्फ्लिक्ट करते थे, अपनी सोसाइटी को रक्षा किंग चीफ्स को अपॉइंट करते थे, और यही ग्रेजुएट रूल बना था। अगर एंशिएंट एम्पायर्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, एंशिएंट में क्या था, ग्रीक सिटी स्टेट की बात हो रही थी जिसमें सेम लैंग्वेज और कल्चर था। और रोमन्स की बात करें तो इसमें क्या था, इम्पोरिया दोनों के आए थे। अगर पोप और इम्पोरिया दोनों और रोल आए थे। फिर उसके बाद देखा जाए, पर अभी सवरेंटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अभी जो सवरेंटी जो था वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इनिशियल के टाइम पे सवरेंटी का अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। नेक्स्ट जब हम मेडिवल में पढ़ेंगे या मॉडर्न में चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा सवरेंटी कहाँ से क्लियर। अगर मेडिवल टू मॉडर्न की बात करें, मेडिवल में जो था वो फ्यूडलिज्म चला था, छोटे छोटे राज्यों का सिस्टम चला था, ठीक है। अब इसमें रेनिसेंस की बात करें, इसमें आप ये देख, रेनिसेंस जो नया विचार जो जन्म दिया था, ये रिफॉर्मेशन चर्च का अथॉरिटी चैलेंज किया था कि जो भी पहले ये था कि जो भी चर्च था वो अपने मतलब करता था, जो भी चर्च बोलता था उसका जो भी चर्च का जो गुरु था वो मतलब पूरी स्टेट को चलाता था, वो रिफॉर्म करता। उसके ऊपर जो चैलेंज किया, अगर पीस ऑफ रस्टे की बात करें 1648 में जो था, उसमें सब स्टेट की बात हो रही थी, इंडिपेंडेंस सवरेंटी की बात हो गई। अगर हम देखा जाए कि ये कहा गया था कि एक कंट्रीज़ को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, एक कंट्रीज़ के ऊपर कैसे इस चीज़ को किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो था इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो था, एब्सोल्यूट पावर की बात की थी, और उसके मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की शुरुआत की थी। अगर देखा जाए तो मॉडर्न एरा में कोलोनिज्म और टू ग्लोबलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले इंपीरियलिज्म की बात करें, किंग और नेशन ने दुनिया को एक्सप्लोर करने और लूटने का शुरू किया, कोलोनिज्म बन गया, जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को बनाया। तो हम कोलोनिज्म का ये कह सकते हैं, कॉलोनिकल क्योंकि किसी के मतलब क्या करना, घर के घुस के जाके मतलब चोरी छोरी करना या कुछ करना। जैसे हम देखें किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने मतलब दादागिरी करके उसके ऊपर आप क्या करें, कब्जा कर लें। तो वैसे ही जो कॉलोनिज्म से ऐसे ब्रिटिश जो थे इंडिया के ऊपर आए थे, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के ऊपर कब्जा किया था। अगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, इकोनॉमिक्स ग्रोथ जो थी उसमें कैपिटलिज्म आया था, वर्ल्ड वार की सिचुएशन बढ़ गई थी। वर्ल्ड फर्स्ट में जो था ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात हुई थी, वर्ल्ड वार सेकंड जो था इस ट्रीटी को ने और गुस्सा बदल दिया था, वर्ल्ड सेकंड का रीज़न बना था, ठीक। अगर पोस्ट वर्ल्ड वार की बात करें 1945 से 1941 से, इसमें यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट हुई थी, जिसमें प्रोक्सी वॉर और आर्म वार की बात हुई थी। जैसे आप कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स में मतलब बट गए थे, जिसी को कोल्ड वार कहते थे। जैसे इसमें यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया था, ठीक है। अगर फॉल ऑफ यूएसए का हम कह सकते हैं, यूएसएसआर रशिया का जो था उसमें ये था, यूएसएसआर टूट गया था, यूएसए जो था सुपर पावर बना था और यूनिपोलर वर्ल्ड आया था, ठीक है। बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड। अगर राइज ग्लोबलाइजेशन की बात करें, बॉर्डर जो थी वो हुई थी लेकिन स्टेट जो खत्म होना नहीं हुआ था, उसमें स्टेट अपना रोल का ट्रांजेक्शन कर रहे थे। अगर हम बात करें की ट्रांजेक्शन जो सुपर इंपॉर्टेंट था यूजीसी नेट के लिए, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेट क्या था, स्टेट एक ऐसी एक पॉलिटिकल यूनिट जिसमें डिफाइंड टेरिटरी
पॉपुलेशंस एंड सवरेंटी गवर्नमेंट होती है। अगर सवरेंटी की बात करें, सवरेंटी का मतलब ये कि सुप्रीम पावर, जिसमें होगी स्टेट का हो गया कि एक कंट्री जिसके अंदर मतलब पॉपुलेशन और टेरिटरी और सवरेंटी और गवर्नमेंट उसको स्टेट कहते हैं। अगर सवरेंटी जो है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए कि उसको बिना किसी रोक टोक के ऊपर होना चाहिए, वो अपनी फ्रीडम के सिक्योरिटी के ऊपर उसके उससे होना चाहिए कि कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, इसमें इंडिविजुअल आगे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड की बात। अगर रिवीजन की हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं एंशियंट में क्या हुआ था, ट्राइबल लाइफ्स की बात हुई थी, रिवल सिविलाइजेशन की बात हुई थी, किंगशिप की बात हुई। अगर ग्रीस की बात करें, सिटी स्टेट की, अर्ली एम्पायर्स की बात होगी, और मेडिवल में फ्यूडलिज्म की बात हो रही थी। और उसके बाद आप ये देखते हैं 1648 में जो था ट्रीटी बनी थी ना, मॉडर्न की कॉलोनिज्म इम्पीरियलिज्म की बात हुई थी। और पोस्ट कोल्ड वार जो थी उसमें 1945 की बात हुई, और पोस्ट जो थी 1991 में ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एलपीजी जो था वो आया था। अब हम देखेंगे कि की टर्म्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जो इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे हम देखा जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या चीज़ मेन है, जो हम नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट क्लासेस में जो पढ़ेंगे हमें वो पता चलेगा। फिलहाल हम इसके पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने कम से कम 90+ लिखे हुए हैं, तो आप मैं इनको थोड़ा थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। बेसिक्स टर्म सबसे पहले जो है, बेसिक्स टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें ये कहा गया था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो थी ABPN था, इसमें एक डिफेंसिव सिस्टम था जिसमें रेडार इंटरसेप्ट मिसाइल होते थे। ये सिस्टम को किसी टारगेट को प्रोटेक्ट करता था एनिमी के मिसाइल अटैक से, ठीक है। तो रिसेंटली जो अटैक हुए थे आपको पता चल गया, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा था जिसमें कि रेडार और मिसाइल होते जिसमें दुश्मन के मिसाइल को रोकते। जैसे इन पाकिस्तान इंडिया पे अटैक किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे इंडिया ने अपने रेडार सिस्टम स्टार्ट किया था, जिससे कैसे पाकिस्तान के जो भी मिसाइल वगैरह आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी उन्होंने मतलब किया था, अटैक वगैरह किया था, उसके रडार से क्या हुआ कि बच गए थे। ड्रोन वगैरह जो पाकिस्तान ने छोड़े थे इंडिया के मतलब बॉर्डर्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो इंडिया का रडार सिस्टम था उसने क्या किया था, इस चीज़ को ख़त्म किया था। अगर उसके बाद एक्सटेंड वार की बात करें, इसमें ये दो मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले कि वार जो गलती से टेक्निकल मैन्युफैक्चर से शुरू हो जाए या यूनी इंटेंशन से हो जाए, और वार का जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो जब एक स्टेट सिचुएशन की गलत समझी का वायलेंस करती है, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया कि गलती से किसी चीज़ के ऊपर एक हो गया कि गलती से मतलब मल्टी मतलब टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो चीज़ स्टार्ट हो जाए, और दूसरा ये हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टार्ट हो जाए। और एक्शन रिएक्शन की वजह से ये हो गया कि आपको पता है कि एक्शन मतलब ये हो गया कि एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक स्टेट एक्शन लेती है और दूसरी स्टेट को उसके ऊपर रिएक्शन करती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जैसे वार स्टार्ट हुआ था, तो उसका आप ये कह सकते हैं। और एक्टर्स की बात करें तो एक्टर मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की रोल प्ले करता है, जैसे कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल। और एडजेक्शन की बात करें, एडजेक्शन का मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट को कोर्ट के जरिए सॉल्व करना, ठीक। अगर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी का रोल होता है एक पावरफुल कंट्रोल करती है बिना उसका डायरेक्ट रोल की करें। अगर AIC की बात करें, ये जो था 1980 में डेवलप कंट्रीज को हुआ था, AIC कहा गया था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए थे। AIC का मतलब होता है कि देश जैसे अमेरिका, जापान और यूरोप कंट्रीज़। अगर अलायंस की बात करें, अलायंस क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ का मिलकर काम करती है। जैसे आप कोल्ड वार की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी, USA एंड USSR। अलायंस का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा कंट्री एग्रीमेंट करें कि हेल्प करें, जैसे सिक्योरिटी में होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, जो कांग्रेस की पार्टी थी उन्होंने अलायंस किया था कि डिफरेंट पार्टी के साथ, ताकि 7-8 पार्टीज़ के साथ किया था, जिससे क्या होगा कि वो मिलजुल के क्या करें, एक मतलब अपनी मतलब गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट जो था हमारा अर्बिटेरियन की बात हो रही थी, अर्बिटेशन की बात हो रही है। इसमें जब दो कन्फ्लिक्ट पार्टीज अपने डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टीज के पास ले जाते हैं, जो उनका डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बाइंडिंग डिसीजन करता है, तो आप ये कह सकते हैं अर्बिटेशन ये हो गया कि किसी दो कंट्रीज़ का डिस्प्यूट क्या है, तीसरी कंट्री जो रिजॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जो है क्या करती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट को हल करती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिसेंट जो वार हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं USA ने इस चीज़ को मेन रोल अदा किया था। उसने क्या किया था, वार को ख़त्म किया था, ठीक। उसके बाद आर्म कंट्रोल की बात की थी। इसमें कहा गया था कि मिलिट्री कैपेबिलिटी जो थी कंट्रोल करना, ये लिमिट करना, ये डिटेंशन पॉलिसी पे बेस्ड होता है। डिसआर्ममेंट से थोड़ा अलग होता है। आर्म कंट्रोल का मतलब होता है हथियार या मिलिट्री पावर को लिमिट करना ताकि वार को ना हो। उसके बाद आर्मिस्टिस की बात है, जब दो से ज़्यादा कंट्रीज टेम्परेरी अपनी फाइटिंग रोक देती हैं ताकि शांति से बसिए बातचीत कर सके, ये टेम्परेरी पीस होता है, ठीक है।
उसके बाद एशियन टाइगर्स की बात करें, वो एशिया कंट्रीज़ के जिन्होंने फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की है। अगर इस्लाम की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि किसी को रिफ्यूज देना किसी कंट्रीज या ह्यूमन राइट की वजह से, मतलब ये कैसे किसी लीगल प्रोसेस जिसमें एक स्टेट किसी फॉरेन नेशन को प्रोटेक्शन देती है ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 14 के फतुर या राइट्स के पास से होता है। अगर ऑटोनॉमी की बात करें, इसमें ये कहा गया है सेल्फ गवर्नमेंट को खुद अपने गोर्स करना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की बात करें, उसमें कंसेप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑटोनॉमी इसमें क्या कहा था, मतलब अपनी गवर्नेंस खुद करना, अपनी देखभाल खुद करना। अगर एनआरसी की बात करें, ग्रीक वर्ड से आया था, मतलब विदाउट रूलर्स इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी सिंगल्स रूल नहीं होता, स्टेट अपनी इंडिपेंडेंस होती है, सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं। एनआरसी का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं, सब स्टेट अपनी मर्जी से काम करती हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें अपस्मेंट की बात करें, पॉलिसी जिसमें अग्रेशन स्टेट की डिमांड को मीट की वार के अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं, मतलब दुश्मन के मांग पूरी करे, शांति बनाए रखे। मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई दुश्मन कोई काम बोल रहा है तो उसके ऊपर काम किया जाए। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वार को अवॉइड किया जाए, जो भी उसकी डिमांड है वो फुलफिल की जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं बल्कनाइजेशन। इसमें ये कहा गया था, जो टर्म जो थी वो बल्कन के रीजन के लिए यूज हुई थी, जहाँ एक मल्टीपल छोटे होस्टाइल स्टेट में डिवाइड किया हो जाता था। इसका मतलब ये था कि एक बड़े रीजन के छोटे छोटे रीजन को आपस में दुश्मन स्टेट में डिवाइड होना था, ठीक। अगर बेसिस की बात करें, बेसिस का मतलब है मिलिट्री की एक स्ट्रॉन्ग जगह जहाँ पे ट्रूप्स और वेपन रखे जाते हैं, जैसे यूएसए और कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर की बात हो रही है। अगर बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट जो हम क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही है, कंसेप्ट जिसका मतलब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग तरह से एक्सप्लेन किया था, लेकिन बेसिक्स आइडिया की पावर को ऐसे कोई भी स्टेट वर्ल्ड डोमिनेंस ना कर पाए, ये आइडिया 16th सेंचुरी से चला आ रहा था। बैलेंस ऑफ पावर मतलब इस तरह पर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी जिस स्टेट ज़्यादा डोमिनेट ना कर पाए, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि पावर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसी को स्टेट को ज़्यादा डोमिनेट ना कर सके, मतलब बराबर बैलेंस होना चाहिए कि सब चीज़ बराबर। जैसे हम घर में कुछ खाना वगैरह खाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम बैलेंस अप्रोच करते हैं। जैसे हम अगर यूजी नेट के एग्जाम की बात करते हैं, हमारा ये रहता है कि हम क्या करें, बैलेंस रखें, जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिससे क्या हो गया हमें नुकसान ना उठाना पड़े। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टर्म की बात करें, उसके में था बैंड वंगिंग। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जब एक वीक स्टेट पावरफुल स्टेट के साथ अलायंस होती है तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो पावरफुल इन्फ्लुएंस में आ जाए, ये बैलेंस पावर अपोजिट होती है, जिससे जहाँ वीक स्टेट पावरफुल स्टेट के खिलाफ मिलती है। मतलब एक कमज़ोर स्टेट अपनी सेफ्टी के लिए पावरफुल स्टेट के साथ ज्वाइन करती है। आप ये कह सकते हैं कि एक वीक स्टेट है, एक डिपेंडेंट जो कि स्टेट है वो क्या करती है, एक मतलब डेवलप कंट्री के साथ करती है, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप को जो कमज़ोरी है उसको वो छुपा सके और उसके साथ मिलकर काम करे, जिससे क्या होगा कि दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक ना करे। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हर कंट्रीज़ क्या करती है, ऐसे एक अपनी अलायंस बनाती है किसी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के साथ, ताकि उसके कोई भी मतलब इन फ्यूचर कुछ मसला हो तो वो क्या कर सके, उसको कम डाउन कर सकते हैं। बायलैटरलिज्म का होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन या एग्रीमेंट होना, ठीक। बायलैटर हो गए किसी कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब आप कुछ मतलब भाईचारा करना, सिग्नेचर करना, एग्रीमेंट करना कि मतलब अपनी बात को रजामंदी के साथ करना। अगर ब्लॉक हो गया कि कंट्रीज़ के जो कॉमन इंटरेस्ट या गोल्स के लिए यूनिटी होती है, जैसे कोल्ड वार के टाइम पे सोवियत ब्लॉक्स और वेस्टर्न ब्लॉक की बात हो रही है। ब्लॉक मतलब एक ग्रुप कंट्री जो एक साथ मिलकर काम करती है, ठीक। अगर कैटलिट की बात करें, कैटलिट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ में कंपनीज जो अपनी प्रोडक्शन या प्राइस को कंट्रोल करती हैं ताकि कंपटीशन कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। कैटल का मतलब ये कैसे होता है कि एक ग्रुप जो अपनी बिजनेस या प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अगर कोर्सेज की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि ए ग्रुप विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट या डिमांड के ऊपर पुश करता है। कोर्सी का मतलब होता है एक छोटा ग्रुप्स अपनी बात बड़ा ग्रुप्स में रखने की कोशिश करता है। अगर कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात करें, इसमें ये था कि जब स्टेट मिलकर डिसाइड करती हैं कि एक ऐसी स्टेट पे अटैक हुआ कि सब मिलकर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे। कलेक्टिव गुड्स का मतलब ये था कि सिक्योरिटी अब मतलब अपने स्टेट से मिलकर शांति बनाए रखती है और किसी के भी अटैक नहीं कर सकती। अगर कॉन्शियस की बात करें, सबके साथ राय रहना, ठीक है। अगर कोल्ड वार की बात करें, इसमें हम ये कह सकते हैं 1947 से 1991 में यूएसए और यूएसएआर में जो है पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन था, जिसमें डायरेक्ट वार नहीं थी, मतलब एक दूसरे से के
वार मतलब एक लंबी लड़ाई जिसमें शांति हो बिना डायरेक्ट लड़ाई के। मतलब ये था हम कोल्ड वार में ये कह सकते थे सिर्फ मुंह से बोलना, मतलब लड़ाई हाथ से नहीं करना, बस अपने मतलब से हाथ से मतलब करना, जैसे हम अपने मुंह से बात करते रहते हैं, जैसे लड़ाई के लिए मुंह चलाना, मतलब हर चीज़ में सिंपली बता सकते हैं। तो इसमें ये था कि मतलब सीधे वार नहीं होते थे, मतलब अपने मतलब हिसाब से बोलते थे इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, मतलब मुंह से लड़ाई करना। तो उसके बाद डिप्लोमेसी की बात अगर डिप्लोमेसी का होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में बातचीत करना और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। अगर डिटेंस की बात करें, डिटेंस मतलब दुश्मन को अटैक करना से डरा देना वाला अपनी मिलिट्री पावर से, ठीक है, मतलब दुश्मन को अटैक करने से रोकने के लिए मिलिट्री पावर्स की या नोक्स रखने के वार देना, ठीक। अगर डिसआर्टमेंट्स की बात करें, डिसआर्टमेंट्स मतलब हथियार कम रखना, ठीक है। अगर डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट की बात करें, मतलब डिप्लोमेसी कानूनी सुरक्षा है। डिप्लोमेसी इम्यूनिटी को होस्ट कंट्रीज में लीगल प्रोटेक्शन मिलती है ताकि वो अपना काम आराम से कर सके, ठीक। अगर नेक्स्ट हम करें इम्ब्रोगो की बात करें, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ट्रेड्स गुड्स भेजने पर रोक लगा देती है। हम ये कह सकते हैं एक कंट्री, जैसे अभी देखें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ये वार स्टार्ट हुई थी उसके बाद देखेंगे तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या कर दिया है कि अपने जो गुड्स थे वो भेजना बंद कर दिए हैं। जैसे इंडिया ने देखा बहुत से यूट्यूब जो पाकिस्तान के ऊपर थे वो मतलब बंद कर दिए हैं। जैसे इनका मतलब क्रिकेट के मैच या कुछ भी होते हैं उसके ऊपर ही मतलब पाबंदी करते हैं। इसका हम ये किस क्या वर्ड्स बोल सकते हैं, इम्ब्रोगो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्रीज़ के जो थी रोक टोक लगा देती है, दोनों कंट्री जो आपस में जो है बिजनेस की रोक टोक लगा देती है, उसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एथनिक कन्फ्लिक्ट की बात करें, इसमें ये कहा गया था जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बीच में लड़ाई या टेंशन होती है तो इसमें एथनिक कन्फ्लिक्ट मतलब जाति या कम्युनिटी के बीच में होते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रेडिशन की बात करें, इसका मतलब क्रिमिनल को दूसरी कंट्री से वापस लाना, ठीक है। अगर फ्यूडलिज्म की बात करें, इसमें मतलब पावर को सेंट्रल स्टेट में लेवल में बांटना, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब ये है कि फ्यूडलिज्म का मतलब पावर रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में क्या करना है, डिवीजन करना, उसको बांटना। अगर जेनोसाइड की बात करें तो क्या करना, जेनोसाइड किसी ग्रुप को खत्म करना है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप को सिमिलरिटी वाइब्स कोट करना, ठीक। अगर हम हेजमनी की बात करें, हेजमनी का मतलब ये होता है कि ये स्टेट सबसे ज़्यादा पावरफुल होना, एक स्टेट डोमिनेट होना इंटरनेशनल सिस्टम में जिसमें वो अपनी पॉलिसी या इंटरेस्ट इम्पोज करता है, ठीक। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें ये क्या 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 करना था कि सब इंसान को है इक्वलिटी राइट मिलना चाहिए, इक्वलिटी काम करना चाहिए। इम्पीरियलिज्म की बात हो रही थी, इम्पीरियलिज्म का मतलब ये था कि एक स्टेट दूसरी स्टेट या रीजन को कंट्रोल करने या उनके रिसोर्सेज और लोगों पर अपना राज बनाना। इम्पीरियलिज्म मतलब एक देश दूसरे देश पे राज करना, ठीक है। मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करना, जैसे डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर राज करती हैं। अगर इन्वेंशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था दूसरे देश के मामले में दखल अंदाजी करना, ठीक है, इंटरवेंशन। जब एक स्टेट के करे दूसरी एक जब एक स्टेट दूसरे के अंदर की प्रॉब्लम में इंटरफेस करता है मिलिट्री या पॉलिटिकल तरीका है। जैसे पाकिस्तान जो है क्या करता है, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है ये क्या करता है, इंटरवेंशन करता है। जैसे कभी यूएन की तरफ चला जाता है, कभी यूनाइटेड नेशन की तरफ चला जाता है। जैसे कि डिफरेंस कंट्री में जब को कहीं जाएगा तो ये क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दखल अंदाजी करना, किसी की मतलब दूसरी कंट्रीज की स्टेट में जाके अपनी मतलब मनमानी करना, अपनी स्टेट के ऊपर मतलब बोलना कि उसके लिए ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, ठीक है। अगर आइसोलेशन की बात करें, आइसोलेशन का मतलब क्या, पॉलिसी जिसमें एक कंट्री अपने आप को दुनिया को कन्फ्लिक्ट दूर रखती है, जिसमें आइसोलेशन मतलब अपनी दुनिया का मामले से अलग रखना, ठीक है। अगर उसके बाद में चोक पॉइंट्स की बात करें, इसमें स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल स्टेट्स और नैरो पैसेंज की बात हो रही है। इसमें कंट्रोल आवर्स देम्स कैन कन्फ्लिक्ट कॉमरेशन की बात करें, इंपोर्टेंस नेवल डिप्लोमेसी की बात हो रही, सीवर वॉल्स की ओर हो रही थी कि इंटरनेट कन्फ्लिक्ट जो हो रही थी बिटवीन फाइटिंग कंट्रोल करना, थ्री मेन काजेज जो होते थे। इसमें एंडिंग कॉलोनियलिज्म था, इसमें सिचुएशन था रियूनियन, मतलब ये था सिविल वार्स में होकर लोग जो है सोसाइटी मिलकर वार करते हैं। जैसे अब ये देख सकते इंटरनेशनल, अब इंटरनेट जो वार थी, इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे एक कास्ट दूसरी के कास्ट के स्टार्ट वार हो जाना, या एथनिक ग्रुप्स की वजह से वार स्टार्ट हो जाना, तो डिफरेंस जो थे वो स्टार्ट जो इसमें। अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात करें, इंडिया इंटरवेंशन बांग्लादेश में जो लिबियन वार हुई थी 1971 में, और उसके बाद यूएन की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं, ठीक है, इंटरवेंशन जो थी सिविल वार। अगर कोल्ड वार की बात करें तो उसमें जो टर्म पॉपुलराइज किया था वो वाल्टर लिपमैन ने किया था, जो कॉइन किया था HB स्क्रोब्स, ठीक है।
तो उसके बाद डिस्क्राइब्स अ स्टेट टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर वर्ल्ड वार सेकंड विदाउट डायरेक्ट वॉरफेयर इंटेंशन आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉलोनिज्म की बात करें, कॉलोनिज्म का मतलब क्या क्या है, एक कंट्री क्या करे दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा करे और गरीब को मतलब जो भी है उसके ऊपर तो बोझ के उसके ऊपर सारा कब्जा करे, ठीक है। अगर डिटेंस की बात करें, हमने ऊपर पढ़ दिया था क्या करे कि एक कंट्री जो है वो क्या करे, स्ट्रैटेजी बनाए के कैसे हम एक दूसरी कंट्री के ऊपर डिसआर्टमेंट की हम बात कर चुके हैं। उसमें ये था कि अपने को जो वेपन्स को कम रखना, ठीक। एग्जाइल की बात करें, बिंग्स ब्रेस्ट फोर्स टू फ्रॉम वन कंट्री टू हॉन कैन इम्पोज इन फोर्स पनिशमेंट। फेल्ड नेशन स्टेट मतलब ये क्या, एक स्टेट जो थी वो मतलब फेल हो जाएगी किसी के ऊपर, वो फिर क्या करे, वो कंसर्न मतलब किसी दूसरे स्टेट की क्या करें मदद चाहे। तो उसके बाद फॉरेन एड्स की बात करेंगे, मतलब आपकी कंट्रीज में कुछ फ्लड्स आ गए, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक्स का स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या कर सकते आप एड्स की मतलब मदद कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि आप हमारी हेल्प करें। अगर फ्री ट्रेड्स की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि एक ट्रेड का एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के क्या करें विदाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से क्या करें काम करें, फ्री ट्रेड की तक स्टार्ट करें। जैसे आप इंडिया की क्वाड्स देख सकते हैं और मतलब डिफरेंस जो थी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है, क्या करे एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री होकर ट्रेड कर सके। जेनोसाइड की बात कर सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, जिसमें क्या करा गया था कि मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, उसके बाद आराम से मतलब एक दूसरे का एक्सचेंज करना, मतलब ट्रेड्स वगैरह में हेल्प करना। ग्रेट्स पावर की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे हेल्पफुल कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कंट्री जो थी इकोनॉमिक्स और मिलिट्री के रैंक्स पे होती, जैसे हम देख सकते हैं 1870s में जो थे इंटेंशी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जो थी लेटर टर्म जो थी सुपर पावर में जो हुई थी, उसमें कौन सी आई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, यूएसए, यूएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक। उसमें गन बोर्ड डिप्लोमेसी की बात हो रही है, हजमनी की बात हो रही है, हॉट जो थी परस्यूट की बात हुई। इसमें यह कहा गया था कि लीगल्स मैरिटाइम डॉक्ट्रिन्स अलोइंग स्टेट टू पर्स एंड कैप्चर ऑफेंडेंस इनटू अनदर स्टेट विदाउट परमिशन आल्सो अप्लाइड एट सम केसेस, ठीक। अगर इमिग्रेशन की बात आप देख सकते हैं, जोंटा की बात देख सकते हैं, इसमें यह कहा गया था इमिग्रेशन क्या हो गया था कि मूवमेंट्स जो होती है वॉलेंट्री फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेटर जॉब से लिव। इमिग्रेशन हो गया कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज की तरफ जाना ताकि हमारा क्या हो गया मतलब जॉब्स वगैरह बेटर से लिविंग कंडीशन जो अच्छी हो जाए, ठीक। या फिर कुछ ऐसे नेचर डिजास्टर हो गए जिसकी वजह से क्या है वो उनको जाना पड़ता है, ठीक। अगर जोंटा की बात करें तो इसमें ये कहा था रूलिंग कमेटी जो थी वो क्या करती, रूलिंग कमेटी और मिलिट्री गवर्नमेंट जो ओरिजिनेट हुई थी कब हुई थी, पेनिसुला वार में 1808 में अगेंस्ट नेपोलियन रूल्स में। इसमें ये कहा गया था कि रेफर्स मिलिट्री अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑफ कॉप्स, ठीक। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी, और इसमें जो कायन किया था किसने किया, यूएस के प्रेसिडेंट एलिस होवर ने 1961 में इन फेयरवेल स्पीच में, जिसने डिस्क्राइब किया था रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स और मिलिट्री डिफेंस के ऊपर। इसका आइडिया क्या था कि मिलिट्री जो ग्रेट जॉब थी वो बूस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, और स्पेशली जो थी वो कोल्ड वार की बात हो रही थी। मल्टीपोलर में ये था कि बहुत सी कंट्रीज क्या करती आफ्टर यूएसए मतलब कोल्ड वार के बाद जो थी यूएसए, जापान, यूएफ मतलब क्या करते ये मतलब ये मिलजुल के काम कर रहे थे। उसके बाद पैरा डिप्लोमेसी की बात करें, जो कंसेप्ट दिया था वो जॉन किनकार्ड ने दिया था 1990 में। इसमें लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स की कॉन्टैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन और इंडिपेंडेंस प्रमोट ट्रेड कल्चर और इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो इंगेज कर रही थी बांग्लादेश 2017 में विजिट ऑफ शेख हसीना, ठीक है। अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स हो गए, मार्क्सिज्म हो गए, लेनिज्म तो हो गए, तो आपको पता ही है कि क्या करें कि एक मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में जो है वर्कर्स को और मतलब जो थे राजा के बीच में स्टार्ट हो जाए तो उसको रेवोल्यूशन करते हैं कि मतलब किसी चीज़ को छीन के काम करना, ठीक है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, उसके बाद ट्रैफिक्स की बात हो रही है, टैक्सी और इम्पोर्ट्स की बात हो रही है, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन की बात हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं 1969 में जो था वीना कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी, ठीक। जो प्रोटोकॉल हो गया था कि इसमें ये कहा गया था कि कैसे इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। मल्टीपोलर होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जहाँ बहुत सारे देश होते हैं, सिर्फ एक दो मतलब के साथ अमेरिका यूएस की बात हो रही है। पैराडाइम में ये हो सकता है क्या कि मतलब होता है कि लोकल या स्टेट गवर्नमेंट अपने लोग सेल्फ अपने लेवल पर दूसरे देशों के साथ ट्रेड कल्चर एक्सचेंज वगैरह करते हैं, जिन्हें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट बांग्लादेश के साथ रिलेशन बनाती थी, ठीक। रेवलेशन की बात हो रही है। अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जब एक स्ट्रॉन्ग देश दूसरे ऊपर अपनी इकोनॉमिक्स या मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखता है बिना
वहाँ डायरेक्ट रूल किए हुए। ठीक, ट्रैफिक हो गया कि मतलब अपने इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगाने वाला टैक्स, इम्पोर्ट पर लगाने वाला टैक्स या सरकार अपने पैसे देती है लोकल इंडस्ट्री के बेच बचाने के लिए। ट्रीटी या कन्वेंशन में हो गया कि कैसे ट्रीटीज वगैरह बन के बाइंडिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम देखा जाए कि सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन की बात हो रही है, सिग्नेचर का मतलब ये है कि जो नो ऑब्लिगेशन अनडिफाइड बाय पार्लियामेंट्स, और उसके बाद हम ये देखते हैं जब देश ट्रीटी साइन करते हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर तब जब तक रेटिफाई नहीं करते कि फुल बॉन्ड नहीं होता। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि सिग्नेचर वगैरह जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो फिर उसके बाद उनका प्रोसीजर होता है, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट्स में होता है, फिर उसके बाद जो ऑफिशियली एग्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो होता है कि भाई ये इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। ठीक, अगर वीटो की बात करें, वीटो क्या होगा कि सुपर पावर, जैसे आप कह सकते हैं कि अभी जो जो आफ्टर कोल्ड वार की बात करें 5 जो थे वीटो पावर कंट्रीज हैं, तो आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी जो हैं वो वीटो पावर कंट्रीज हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। एशिया का मतलब होता है कि ओशियन, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के को मिलकर ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स टर्म्स जो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के बढ़ते बाजार को दिखाती है, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं होती। तो इंडो पैसिफिक की बात करें, थोड़ा कंसेप्ट जो है ईस्ट अफ्रीका वेस्ट ऑफ पैसिफिक की तरह कवर करता है। ये स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स दोनों को दिखाती है, खासकर समुद्री रास्ते के से लेंस पर फोकस करती है। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं CNP की बात कर रहे, तो इसमें ये कहा गया था कि हर देश कुछ स्ट्रेटेजी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर अचीव करना चाहता है, इसलिए अपनी इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक्स और नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करता है। ठीक, अगर उसके बात करें कि हाइपेनेशन की बात करें, मतलब जो देश होते हैं, दो देश एक साथ जुड़कर उनका रिलेशन को देखना, जैसे कोल्ड वार के टाइम USA इंडिया पाकिस्तान मिलकर पॉलिसी रखते थे, अगर USA इंडिया की हेल्प करता था, पाकिस्तान रिएक्शन भी सोचता पड़ता था। ठीक, अगर डीप्लांटेशन मतलब कि जब दो देश अलग अलग ट्रीट करना, आजकल USA इंडिया के साथ अपना रिलेशन बना रहे बिना पाकिस्तान की परवाह किए। ठीक है, जॉइंट नेवल के मिलके क्या करना, मिलिट्री एक्सरसाइज करना। जॉइंट नेवल्स हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद नेचुरल स्ट्रेटजी की बात हो रही है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात हो रही है, उसके बाद न्यूक्लियर सेफ्टी की बात हो रही है, अवरेट एंड कन्वर्ट्स की बात है। अवरेट जो होता है मतलब खुल के सबके सामने काम करें, जैसे इंडिया 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट पॉलिसी के कन्वर्ट हो गए, मतलब छुपे हुए काम करें जैसे इंडिया की राज सीक्रेट मिशन है। ठीक, अगर रिसर्च की बात करें, रॉ की बात करें, तो उसमें ये कहा गया था कि 1968 में जो था बना, जब 1962 वार के बाद इंडिया ने बाहर इंटेलिजेंस अलग से हैंडल करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कंट्रोल में है सीक्रेट ऑपरेशन करना इंडिया के सुरक्षा के लिए। ठीक, स्ट्रेटेजी डेप्थ की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी रिस्टेंट की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था कि स्टैंड का मतलब है लड़ाई झगड़े बिना फोर्स किए हुए डिप्लोमेसी और फिजियोलॉजी तरीके से सॉल्व करना। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्टैंड का भी रिसॉल्व फोर्स यूज़ करता है। अगर ट्रैक्टर या स्ट्रेटेजी की बात करें, इसमें ट्रैक्टर जो थी वो स्मॉल और यूज बाय नियर एरिया, और स्ट्रेटेजी हैंड थी जो इंटरकनेक्टेड थी, इंटरनेट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर साइड की ट्रैप्स की बात करें, जो नई पावर उठाने के लिए पुरानी पावर डेयर होती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, तो साइड ट्रैप्स कहते हैं। ठीक है, अगर वार और कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो आप देखते हैं अब हमारा जो है हमने जो पढ़े थे, हम इसके अब क्या करते हैं, जो थिंकर से इंटरनेशनल रिलेशन के जो एवोल्यूशन के टाइम पे काम आए थे, हम उसकी कोटेशन और बुक्स देखते हैं। अगर सबसे पहले देखते हैं थ्यूसडाइड्स की बात करें, 1460 से लेके 400 BC में इनकी जो बुक्स थी, हिस्ट्री ऑफ पेलोनोमिलिज्म वार, इनका अगर कोटेशन की बात करें, द स्ट्रॉन्ग टू डू व्हाट दे कैन, वीक सफर व्हाट दे मस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, फर्स्ट रियलिस्ट थे जिन्होंने पावर स्ट्रगल बिटवीन एथेंस और स्पार्टा की बात की थी। ठीक है, अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए कि तो पावर, स्ट्रेटजी और फेयर की वजह से वार होती थी, मोरालिटी का कोई रोल नहीं। अगर मैकेवली की बात करें, इन जो थी 1469 में पैदा हुए थे, 1527 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनकी बुक्स की बात करें, वो कौन सी थी, प्रिंस थी, इट इज़ बेटर टू फेयर देन लाउड इफ़ यू कैन नॉट बोथ। इसमें ये कहा गया था कि पावर और नेशन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रिलीजन को रूट्स यानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, राजनीतिक और इमोशनल की जगह पावर्स में ज़रूर कंट्रोल ज़रूरत है। ठीक है,
अगर थॉमस होब्स की बात करें, ये कब पैदा हुए थे 1588 में, 1679 में इनकी बुक जो थी 11th थी, और इनकी कोटेशन क्या थी, द कंडीशन ऑफ मैन इज कंडीशन ऑफ वार्स ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। कंट्रीब्यूशन जो था, ह्यूमन नेचर सेल्फिश थे, अनार्चीज में सिर्फ कन्फ्लिक्ट होता था, नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेवरन की बात हो रही थी, हर इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ता था, पीस सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के से आ सकता था। अगर हेंस मैग्नेथो की बात करें, इनकी जो बुक्स थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1949 1948 में, और इनके अगर कोटेशन की बात करें, इसमें यह कहा गया था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर्स। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन क्लासिकल रियलिज्म की बात हो रही थी, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर सेंट्रल इंटरनेशनल में पॉलिटिक्स की बात की थी। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसमें यह कहा गया, स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता था, मॉरलिटी सेकेंडरी होता था। ठीक, अगर केंट्स की बात करें तो इसमें यह कहा गया था 1924 से 2013 में, बुक्स जो थी उनकी तो कौन सी थी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में। कोटेशन की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स, लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्हें न्यूरलिज्म की बात की थी, सिस्टम ऑफ अनार्चीज और पावर स्ट्रक्चर डिटरमाइंस करते हैं बिहेवियर। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो उसमें ये कहा गया था कि स्टेट सेल्फिश नहीं, सिस्टम उनके पावर सीख करने पर मजबूर करता है। अगर जोसेफ नाइस और रॉबर्ट कोहेन की बात करें तो उनकी जो बुक्स थी वो पावर्स एंड इंटरडिपेंडेंस 1977, सॉफ्ट पावर 2004 में। और कोटेशन नाइन्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, सॉफ्ट पावर इज एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोहेशन। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनका कंट्रीब्यूशन का काम क्या था, इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन के ऊपर काम करना, पावर्स के नए फार्मूले जैसे सॉफ्ट पावर की बात करें। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो उसमें यह कहा गया था कि हर चीज़ मिलिट्री पावर से नहीं होती, कल्चर आइडियाज़ एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो थिंकर्स है उसमें आप ये देख सकते हैं, कार्ल वॉन क्लाउज़विल्स जो थे 1780 में पैदा हुए थे, 1831 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो ओवन वार वॉर्म्स कैरिज की बात हो रही थी। कोटेशन की बात करें, वाइस वार इज मेरली कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। कंट्रीब्यूशन की बात करें, वार जो थे पॉलिटिकल पॉलिसी थी, एक्सटेंशन है स्ट्रेटेजी और टैक्टिकल इंपॉर्टेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वार जो थी वो पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, हर जब बात नहीं, वार पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, जब बात नहीं बनती तो स्टेट उसे यूज़ करती है। ठीक, अगर उसके बाद बैरी वजन की बात करें, इनकी जो बुक्स थी पीपल स्टेट एंड फेयर की 1983 की बात हो रही थी। अगर इनकी कोटेशन की बात करें, सिक्योरिटी इज अबाउट सर्वाइवल बट व्हाट सर्वाइवल मीन्स कैन चेंज। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स थ्रेड और इंक्लूड की बात करें। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, सिक्योरिटी सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, कल्चर्स भी थ्रेड हैं। तो अगर जॉन की बात करें, जॉन शहर की बात करें तो इनकी जो बुक्स थी, डिटेडजी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। अगर कोटेशन की बात करें, द इंटरनेशनल सिस्टम्स फोर्स ग्रेट पावर टू बिहेव एफिशिएंसी। अगर इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ऑफेंसिव रियलिज्म के ऊपर बात था। इसमें यह कहा गया था कि सभी पावर ज़्यादा पावर गेन करने की कोशिश करती हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पावर्स लेना सर्वाइवल का तरीका है, फ्रेंडशिप नहीं। ठीक, डोमिनेट्स आईआर का गोल है। तो अगर हम बात करें कि ऑफेंस रियलिज्म क्या होता है, मतलब इसका मेन पर्पज़ ये था कि ये सभी कंट्री क्या करती है, वो सर्वाइवल का तरीका ढूंढती है, वो फ्रेंडशिप का नहीं करती। वो ये चाह रही थी कि हम क्या करें, डोमिनेंस करें, हम अपने आईआर का गोल करें, हमारा जो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी चीज़ें उसके ऊपर बात करें। अगर देखा जाए तो सैमुअल हंटिंग की जो बुक्स थी, हम उसमें कह सकते हैं, क्लाश जो हो रहा था, सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड आर्डर 1996। और कोटेशन की बात करें, द ग्रेट डिवीजन अमोंग एंड ह्यूमंस काइंड्स एंड डोमिनेट सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बी कल्चर्स। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, पोस्ट कोल्ड वार जो सिविलाइजेशन, इस्लाम और वेस्ट की बात करें। अगर उसके बाद हम करें आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आने वाली जो वार रीजन या कल्चर की वजह से बनी जाए, या इकोनॉमिक्स की वजह, आइडियालॉजी की वजह से। तो वो जो इनका सैमुअल हंटिंग का मेन पर्पस ये बताना चाह रहे थे कि जो अभी जो पोस्ट कोल्ड वार के बाद जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे, अब जो इन फ्यूचर जो वार होने वाली है वो किसकी वजह से होगी, रिलीजन की वजह से होगी, कल्चर की वजह से होगी, कास्ट की वजह से होगी, इकोनॉमिक्स की वजह से होगी, आइडियालॉजी की वजह से होगी। ठीक है, अगर हम रिवीजन की बात करें तो अब ये देख सकते हैं कि
टू साइड जो थे, मतलब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो उनका क्या कहा गया, तो उनकी कोटेशन जो है स्ट्रॉन्ग डुकी और कंसेप्ट जो पावर स्ट्रगल की बात करें। अगर मैकियावेली की बात करें तो वो कौन से प्रिंस की बात करें, बेटर टू बी फेयर्स पावर्स ओवर मॉरल्स। अगर होब्स की बात करें, लेविथियन की बात हो रही है, वार्स ऑफ आर अगेंस्ट ऑल ह्यूमन सेल्फिश की बात है। अगर मैग्नेथोस की बात करें, पावर्स अमोंग्स नेशंस की। अगर कोटेशन की बात करें, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर्स। अगर कंसेप्ट की बात करें, क्लासिकल रिलीजन की बात करें। वर्ल्ड्स की बात करें, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिस्टम्स लिमिट्स कोऑपरेशन, न्यू रिलीजन की बात करें। अगर न्यास की बात करें, सॉफ्ट पावर और इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। और अट्रैक्शन आवर कॉन्शियस, न्यू लिबरलिज्म, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। और उसके बाद कोल्सवेल्स की बात करें, ऑन वार्स, वार कंटिन्यूशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजी ऑफ वार्स। बुल्स की बात करें, पीपल स्टेट एंड फेयर, सिक्योरिटी डेफिनेशन चैलेंज। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। और उसके बाद स्ट्रेटेजी, वो मतलब जो मशहूर थे वो स्ट्रेटेजी बता रहे थे कि कैसे ग्रेट पावर्स को पॉलिटिक्स किया जाता है। सिस्टम फोर्स टू बी ऑफेंसिव रियलिज्म और हंटिंग के जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ कल्चर बेस्ड कन्फ्लिक्ट थे। ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ क्विक रिवीजन टेबल पे अगर याद, आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक के ऊपर ये क्विक रिवीजन लिख सकते हैं, तो आपको डिफरेंस थिंकर्स की आइडियोलॉजी पता चलेगी, जिससे आपको नेक्स्ट जो मतलब आपको होगा कभी किसी थिंकर्स के बारे में पता नहीं चले, मतलब ऐसे इजी याद रहेगा कि कौन से थिंकर्स हैं, कि क्या कंसेप्ट है और उसकी बुक्स कौन सी है और उसकी कोटेशन क्या है। अगर हम फ्लैश कार्ड्स की बात करें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर पढ़ा है वही चीज़ें हमने नीचे कर दी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैकियावेली का आप देख सकते हैं, मतलब प्रिंस की बात हो रही है, इसमें उन्होंने क्या बात की थी। उसके बाद थॉमस होब्स की बात की आप देख सकते हैं। अम्यूल कांट्स की बात कर सकते हैं। अम्यूल कांट्स जो थे वो एक प्रोडक्शन पीस की बात करें, कंट्रीब्यूशन टू डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज की बात कर रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशन की बात करें, कोटेशन की बात करें, द स्टेट ऑफ पीस मस्ट बी एस्टैब्लिश। यूज जो था वो आईआर फाउंडेशन लिबरलिज्म की बात करते हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक स्टेट डू नॉट गो टू वार विद ईच अदर, ठीक है। हेम्स मैग्नेथो की बात करें, उसके बाद कैंट्स वेल्थ की बात देख सकते हैं। उसके बाद हेनरी बोल्स जो थे अनार्ची सोसाइटी की बात कर रहे थे, जिसमें बैलेंस बिटवीन अनार्ची एंड आर्डर्स की बात करते थे। कोटेशन जो थी सोसाइटी की स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर जोसेफ नाइस हमने कर लिया है, रॉबर्ट्स किड्स की देख सकते हैं, अलेक्जेंडर वेल्स की देख सकते हैं, जिसमें सोशल थ्योरी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं 1990 में। इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म था। आया जो कोटेशन थी वो नार्सिज्म व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट्स यूज जो था वो आइडेंटिफाइड नॉर्म्स शेप्स इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें। अगर बिल्सवर्थ की बात देख सकते हैं, उसके बाद सम्यूल हंटिंग की बात कर सकते हैं, जो हमने नहीं पढ़ा है वो हम इसमें फ्लैश कार्ड में देख सकते हैं। उसके बाद फ्रैंसिस जो फ्रांसिस जो थे उन्होंने में कहा गया था, जो उनकी बुक्स थे एंड्स ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट में जो कंट्रीब्यूशन था वो क्लेम कर रहे थे लिबरल डेमोक्रेसी में। फाइनल स्टेज के एवोल्यूशन की बात करें, अगर कोटेशन की बात करें, हिस्ट्री मतलब ये कहा है हिस्ट्री एंड वी यूनिवर्सलाइजेशन, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल ओपिटाइज पोस्ट कोल्ड वार। और उसके बाद जॉन स्मिथ की बात करें और स्टेवन वर्ल्ड्स की बात करें, जिसमें ओरिजिन ऑफ अलायंस की बात कर रहे थे। बैलेंस ऑफ थ्रेड्स की बात करें, उसके कोटेशन की बात करें, स्टेट बैलेंस अगेंस्ट थ्रेड्स नॉट जस्ट पावर्स, यूज ऑफ अलायंस की बात करें, डिपेंडेंस ऑन परसेप्शन ऑन ऑफ अर्थ। तो ये आप देख सकते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखा है एवोल्यूशन क्या था, इंटरनेशनल क्या है, उसका मतलब कब से बना था, उसके बाद इंस्टेंट के टाइम पे कैसे यूज़ हुआ था, मेडिवल के टाइम पे कैसे यूज़ हुआ था, और मॉडर्न के टाइम से कैसे हुआ। और फिर उसके बाद हमने की टर्म यूज़ की हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पढ़ी हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जो की थिंकर्स हैं, बुक्स हैं और उनकी कोटेशन है, ठीक है। जो आज हमारा जो लेक्चर था वो इसी बेस पे था कि हम इंटरनेशनल रिलेशन को आगे कैसे पढ़ेंगे। हमने जो आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं, हम नेक्स्ट यही क्लासेस क्या करेंगे, इन इसके ऊपर बात करें। जैसे आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, फिर उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार हो गया, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद जो क्लास है अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ताकि हमारा जो है मतलब जो हमारा मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्लास जानी चाहिए, जिससे इस चीज़ का बेनिफिट हो और हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो हो जाए। अगर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और ग्रुप्स को, तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन वहाँ पे जाके दोनों मतलब ग्रुप्स और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ग्रुप्स और चैनल्स में क्या मिलेगा, अगर आप चैनल्स की बात करें वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह और करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ भी मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी, और आप हमारी फाइल सेक्शन में या पिन मैसेज पे देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद ग्रुप्स की बात करें तो आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद जो डेली जो क्विज़ होता है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो जो डेली क्विज़ की टाइमिंग है वो 8:30 PM है, वो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो
आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और मतलब मोटिवेशन आए कि आपको अच्छे से पढ़ाने की मतलब हमें पढ़ाने में मतलब हेल्प हो जाएगी, जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। और ये जो लेक्चर है ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं उस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।